नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सटीक और शानदार स्टडी कर रहे हैं। जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको बताएंगे। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर एग्ज़ाम डिले होता है तो यही वो वक्त है जब जो आपसे ज़्यादा जानता है उससे आप आगे निकल जाते हैं और आसपास के छात्रों से ज़्यादा जानना ही तो नौकरी है। देखिए, मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम तो नहीं है कि 300 नंबर लाएं आप फर्स्ट हो गए, है ना। इसमें क्या है, अपने प्रतिद्वंदी से ज़्यादा लाना है, चाहे वो जितना लाए उससे ज़्यादा आपको लाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि जब कुछ लोग होता क्या, देखिए जब एग्ज़ाम होने में ज़्यादा समय रहता है तब कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं और कुछ लोग नियमित रूप से कड़ी मेहनत करते रहते हैं और वही सफल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि एग्ज़ाम कभी भी हो, बस जीवन का एक ही लक्ष्य रखिए कि जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक पसीना बहाते रहना है। हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से आपका मेरिट में नाम आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो पीछे का वीडियो नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज का पहला क्वेश्चन है कि बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, तो ऐसा कैसे होता है ना। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, ये वायु के चिपचिपाहट के कारण होता है ना। बादल के कण वायु के चिपचिपाहट के कारण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में बादल तैरते हैं, ये किसके कारण होता है। तो वायुमंडल में बादल जो तैरता है इसका ये कारण होता है कि बादल का घनत्व हवा से कम होता है। याद रखना है, बादल का घनत्व हवा से कम होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। जैसे बादल है यहाँ, तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। अब यहाँ आकाश आया है, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते रहता है, इसलिए सारे को याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्षेत्र को डोल्ड्रम्स की बेल्ट कहा जा सकता है। तो डोल्ड्रम का बेल्ट कहा जाता है किसे, भूमध्य रेखा के क्षेत्र को डोल्ड्रम का बेल्ट कहा जाता है। देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से विभाजित करती है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी का जो अंतर विभाजक जो समान वो रेखा कौन सा है, तो वो भूमध्य रेखा है। अच्छा, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा 17 देशों से, और मकर रेखा 10 देश से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है। तो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है, तो काला जंगल जो है ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। अब ब्लॉक माउंटेन से जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो उदाहरण से क्वेश्चन पूछा गया, तो कुछ आपको याद रखना है। जैसे कि ब्लॉक पर्वत का अन्य उदाहरण में एक वासाज रेंज है। वासाज रेंज जो है ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, वासाज रेंज। और एक सिएरा नेवादा, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और पाकिस्तान का साल्ट रेंज है, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन करंट गर्म प्रकृति की है, तो यानी कि गर्म धारा कौन सी है। तो इसमें रेनेल जो धारा है ये गर्म प्रकृति की है, ठीक है। बाकी ये जो बेंगुएला, केनरी और फॉकलैंड जो है ये है ठंडी जलधारा है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है बेंगुएला, केनरी और फॉकलैंड। और इससे देखिए गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार एसएससी की बात करें तो दो तीन पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के उदाहरण कुछ याद रखना है। जैसे आपको ठंडी जलधारा में आ गया बेंगुएला, केनरी और फॉकलैंड, ये सब क्या है, ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा में याद रखना है आपको गल्फ स्ट्रीम, क्यूरी सिबो और नॉर्वेजियन और फ्लोरिडा, ये सब गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसे याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का खास करके बार बार रिपीट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है, तो 0.03% है ना, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78% है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, ठीक है। और आर्गन 0.93% पाया जाता है।
लेकिन पूछा जाता है सिर्फ ये आपको याद रखना है नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा पूछा जाता है। ऑक्सीजन का 21% है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है कि एक टाइप का जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। जैसे कि ऐसे समझिए कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। और भूप्रकृति में यानी कि पृथ्वी के जो भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि याद रखना है कि भूप्रकृति में और मानव शरीर में ये दोनों में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अब ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, भूप्रकृति और मानव शरीर ये दोनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, तो चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3,84,000 वाला होगा 365 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अभी बिहार एसएससी देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये है 2018 में। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम 2022 का बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें ऑप्शन था 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आप आंसर टिक कर सकते हैं, या तो कभी 3,84,000 भी दे दे, तो ध्यान रखना अगर इसमें से 3,84,000 यहाँ रहता सिर्फ, तो वो भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है मोटा मोटी 3,84,000 किलोमीटर है, यानी 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, इसी टाइप का क्वेश्चन और है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका एग्जैक्ट है 14,96,00,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखना है लगभग आसपास में 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और चंद्रमा से पलायन वेग का मान कितना है, तो 2.38 मीटर प्रति सेकेंड है ना। ये जो पृथ्वी से वो किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा से जो 2.38 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु मापने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है किसका मालूम, ये पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसी तरह है ना कि जो चट्टानों की आयु मापने के लिए कार्बन डेटिंग का भी प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, देखिए कार्बन डेटिंग केवल उन वस्तुओं के लिए काम करती है जो लगभग 50,000 वर्ष से कम उम्र की हो, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा अगर प्राचीन हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये है पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी आ जाता है जैसे जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग का विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब देखिए आग्नेय चट्टान जो है उसका उदाहरण से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसलिए आग्नेय चट्टान के कुछ और उदाहरण याद रखना है, जैसे बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट, ड्यूनाइट, ये सब आग्नेय चट्टान है ना। ग्रेनाइट से पूछा जाता है अभी क्वेश्चन, तो ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। ड्यूनाइट भी आग्नेय चट्टान है। ठीक है, अच्छा चट्टान कितने प्रकार के होता है, तो चट्टान 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि संगमरमर ये क्या है मालूम, तो संगमरमर जैसे कौन सी चट्टान है, तो ये कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। और किसका रूपांतरित चट्टान है, तो चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे लाल ग्रह कहा जाता है, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सभी यहाँ प्रश्न देख लेंगे, जैसे लाल ग्रह हो गया मंगल, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को, पीला ग्रह शुक्र को, हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मंगल ग्रह से और क्वेश्चन आता है कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है, तो फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, अच्छा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, और मंगलयान जो 2 है ये कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2024 में ही मंगलयान 2 लॉन्च किया जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है,
तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच होता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण ये होता है कब मालूम, अमावस्या के दिन होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण पूछे तो अमावस्या के दिन, और पूर्ण अगर चंद्र ग्रहण पूछे तो वो होता है पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी आता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में, जैसे रहेगा ना कि जब चंद्रमा पृथ्वी और के बीच सूर्य आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, ठीक है, यह याद रखना है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि पृथ्वी से ये चंद्रमा बीच में आ गया तो ये सूर्य नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसे ये रिलेट कर लेना है। तो पृथ्वी के और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो चंद्र ग्रहण लगता है ना। चंद्र ग्रहण लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। तो जब पृथ्वी, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ गया तो पृथ्वी आ गया, तो ये सूर्य की किरणें जो है, लाइट जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो चंद्रमा अंधेरा दिखने लगता है, क्योंकि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से ही प्रकाशित होता है। तो यहाँ पृथ्वी से जब देखेंगे तो चंद्रमा भी अंधेरा दिखेगा। यानी कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण जब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। तो पृथ्वी से सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में हो जाएगा अधिकतम दूरी अगर पूछा है तो इसका होगा 152.1 मिलियन किलोमीटर। 152.1 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ लगभग 20 लाख किलोमीटर है ना, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। अच्छा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है। और अच्छा, यहाँ पर दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार भी आता है। तो जैसे कि पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है, तो वो होता है कितने तारीख को होता है, 4 जुलाई को होता है। अधिकतम दूरी जो होगा वो 4 जुलाई को होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच। और पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होगा, तो 3 जनवरी को होता है, ठीक है, ये याद रखना है। ये 4 जुलाई को अधिकतम, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। देखिए अधिकतम जो है ये बड़ा वाला 4 जुलाई, ठीक है, और न्यूनतम जो है छोटा वाला 3 जनवरी है ना, जो अंक में भी छोटा है ये 3 जनवरी, न्यूनतम यानी छोटा वाला, जनवरी भी है, पहले आता है जनवरी, और अधिकतम जो है 4 जुलाई को होता है, ठीक है। अच्छा, जब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी है वो क्या कहलाता है, तो अपसौर कहलाता है, और पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी है वो उपसौर कहलाता है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है सबसे अधिक घनत्व वाला है। अब पृथ्वी से जो भी क्वेश्चन आता है सब यहाँ रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहता है जीके जीएस के लिए, या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयार करते हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना अधिक रिवीजन करते हैं उतना आपका वो उस पर कमांड होता है और आपका स्ट्रॉन्ग होता है और कन्फर्म रहता है ना, और एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। इसलिए जितना अधिक से अधिक रिवीजन करते हैं उतना अच्छा रहता है। अब यहाँ पृथ्वी से बात आई, पृथ्वी से जो भी क्वेश्चन आता है सब रिवीजन करेंगे। जैसे नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। चंद्रमा का है तो वो है 2.38 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। अब विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप
रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार। इसका करेक्ट आंसर है विशाल महासागरीय विस्तार के कारण जो समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो कहाँ पर मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा होती है अधिकतर कहाँ? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो समदाब रेखा कहलाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन जो सेम पूरा डिट्टो ये क्वेश्चन 2017 में बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, और देखिए बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया सेम, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समदाब रेखा कहलाती है, और इसे आइसो बार भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर ऑप्शन रहेगा तो आइसो बार कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी सभी इंपॉर्टेंट रिवीजन कर लेंगे। जैसे समान दाब वाला पूछा तो आइसो बार या तो समदाब रेखा, समान वर्षा वाले पूछे तो आइसो हाइट कहलाता है, समान ऊंचाई वाला कंटूर रेखा या तो समोच्च रेखा कहलाता है। समान ताप वाली रेखाओं को जोड़ने वाली क्या कहलाती है? तो आइसोथर्म कहलाता है। समान ताप वाली आइसोथर्म, और समान गहराई वाली जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबाथ कहलाता है, यानी आइसोबाथ कहा जाता है समान गहराई वाला, आइसोबाथ। तो इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरिओलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवने हैं। कोरिओलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवने कौन सी है? तो वो है भूविक्षेपी पवन है। कौन सा है? भूविक्षेपी पवन है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, बात हो रही है जैसे उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इधर उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है? तो घड़ी के सुई के अनुदिश होती है। ठीक है, घड़ी के सुई के अनुदिश यानी कि ऐसे, है ना, और घड़ी के सुई के विपरीत बोले तो ऐसे। ठीक है, लेफ्ट साइड है ना, बाएं तरफ हो जाता है। तो घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, तो ये घड़ी के सुई के अनुदिश होती है। कौन सा? फिर से समझिए एक बार, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात का। ठीक है, ये होता है घड़ी के सुई के अनुदिश होता है, और यही दक्षिणी गोलार्ध में पूछे, देखिए उत्तरी गोलार्ध में पूछा तो घड़ी के सुई के अनुदिश, और यही सेम जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा क्या होगी? तो वो होगा घड़ी की सुई के विपरीत होगा, घड़ी के सुई के विपरीत, यानी कि ऐसे हो जाएगा, घड़ी के सुई के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रति चक्रवात की बात हुई। अब सेम चीज़ें चक्रवात में पूछे तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होगी? तो घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत हो जाए, चक्रवात की बात हो रही है। तो ये आप है ना समझ लीजिएगा, ठीक, रिलेट कर लीजिएगा। ये जो है सेम इसका उल्टा हो जाएगा चक्रवात में। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 92 तक ही है, यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल में, और बिहार पूरे एसएससी में इंटर लेवल हो या तो सीजीएल में हो। ठीक है, भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से सभी अति महत्वपूर्ण होता है समाप्त, जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक है, और कल से हम लोग भारत का भूगोल से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, इसमें कई लोग कन्फ्यूजन हो गए थे, कई लोग इसका आंसर ओम दिए थे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ओम नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में भी पूछा गया था, और कई लोग इसका आंसर टिक कर दिए थे ओम। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है वो होता है ओम। अब प्रतिरोधकता पूछ दे तो होता है ओम मीटर, ये ध्यान रखना है। प्रतिरोधकता तो ये हो जाता है ओम मीटर, ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये दोनों साथ में जब भी पढ़ें
ये दोनों साथ में रिवीजन करना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसे रिलेट कर लेना। देखिए ये छोटा है शब्द में प्रतिरोध, तो इसका इकाई हो गया ओम, और ये बड़ा है प्रतिरोधकता, तो इसका ओम मीटर। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।